पिछले 3 महीनों में मैंने बाइनेंस P2P में ट्रेड करना शुरू किया। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, लेकिन अचानक से एक दिन मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। मुझे ना कोई वार्निंग मिला ना कुछ। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ कैसे। मैंने ना कोई फ्रॉड की थी ना किसी स्कैम में पड़ा, फिर भी ये मेरे साथ हो गया। अब इस इशू में पढ़ने के बाद मैं बाइनेंस P2P स्कैम के बारे में और रिसर्च करने लगा और फिर अच्छे से उसके बारे में इन डेप्थ मैंने पढ़ा। अभी आप भी अगर मेरी तरह बाइनेंस P2P में ट्रांजैक्शंस करते हैं या ट्रेड करते हैं तो आपको भी ये सारे इंफॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका भी बिना किसी वार्निंग के बैंक फ्रीज हो सकता है। मेरे साथ एग्जैक्टली क्या हुआ और ऐसा कुछ अगर आपके साथ कभी हो तो उससे कैसे बचना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं ये बाइनेंस P2P बैंक फ्रीज होता क्या है। अगर आप P2P ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये प्रोसेस आपको बहुत सिंपल लगता होगा। एक बायर है जो पैसा भेजता है, एक सेलर है जो क्रिप्टो रिलीज करता है एंड वहीं पे ट्रेड खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बाद उस सेलर का अकाउंट अचानक से फ्रीज हो जाता है। अगर आप बाइनेंस में P2P करते हो या किसी और प्लेटफॉर्म में भी P2P करते हो और उससे आपका बैंक फ्रीज हो जाता है तो आप एक P2P स्कैम के शिकार हो गए हो। समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अमन एंड रोहित के केस को पकड़ते हैं। अमन एक रेगुलर क्रिप्टो ट्रेडर है और वो रेगुलरली क्रिप्टो में ट्रेड करके उसका प्रॉफिट्स निकलता है। अभी उस प्रॉफिट्स को वो INR में कैश आउट करने के लिए वो अपने क्रिप्टो को बेच देता है रोहित के पास। रोहित उसका रेगुलर बायर है। तो कुछ दिन पहले रोहित को अमन ने 50,000 रुपीज का क्रिप्टो बेचा और रोहित ने उसे 50,000 रुपीज INR बैंक ट्रांसफर कर दिया। लेकिन 5 दिन पहले अमन का अकाउंट अचानक से फ्रीज हो गया। वो जब भी पैसा विड्रॉ करने जाता है वो ट्रांजैक्शंस फेल दिखाता है। तो अभी यहाँ पे हुआ क्या? रोहित एक स्कैमर नहीं था। रोहित तो अमन का दोस्त है। बट इशू था कि रोहित के पास जो पैसा आया था वो पैसा फ्रॉड्यूलेंट ट्रांजैक्शंस का एक ट्रेल में था। एक स्कैमर ने किसी विक्टिम के अकाउंट को हैक करके उस अकाउंट से फ्रॉड्यूलेंट ट्रांजैक्शंस की। तो अभी ये पैसा मल्टीपल लोगों के अकाउंट से होते हुए आगे बढ़ते गया, जिसमें से एक अकाउंट रोहित का था। फिर रोहित बिना जाने उस फ्रॉड मनी को यूज कर रहा था और फिर उसी पैसे से अमन से उसने क्रिप्टो खरीद ली। अभी दोनों बिना जाने उसी फ्रॉड्यूलेंट ट्रांजैक्शन की चेन के पार्ट बन गए। अभी जब उस विक्टिम ने स्कैमर के अगेंस्ट में एक FIR फाइल की तो कार्रवाई शुरू की गई, जिसके बाद बैंक और साइबर क्राइम वालों ने मिलके उस एंटायर मनी ट्रेल को फ्रीज कर दिया, जिस मनी ट्रेल में अभी अमन और रोहित दोनों शामिल है। जो स्कैमर का अकाउंट होता है वो लेयर 0 होता है। फिर वही पैसा जितने अकाउंट्स के थ्रू पास होता जाएगा उतने लेयर्स बनते जाएंगे। सो अभी अमन और रोहित दोनों कौन से लेयर में पड़े हैं वो पता करने के लिए उनको अपने बैंक में जाके बात करना पड़ेगा। वही मैंने अपने केस के साथ भी किया था। अब हमें इससे ये पता चलता है कि नो मैटर आप स्कैमर के साथ डायरेक्टली डील करें या ना करें, आपके अकाउंट पे लीन या फ्रीज लगने के चांसेस हमेशा रहते हैं। चलिए मैं आपको मेरे इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ। जब मुझे पता चला कि मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है, मैं इमीडिएटली बैंक मैनेजर से बात करने गया। वहाँ जाके मुझे पता चला कि किसी बंदे ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक FIR फाइल की है और उस मनी ट्रेल के 5th लेयर में मैं था। जैसे ही मैंने अपना एप्लीकेशन सबमिट किया मेरे अकाउंट से डेबिट फ्रीज हट गया और जो डिस्प्यूटेड अमाउंट था ऑफ 28,500 उस पर लीन लगा दिया गया। उसके बाद मैंने एक और एप्लीकेशन दी जिसमें मैंने अपना पूरा स्टोरी और ओपनली शेयर किया। जब मैंने बाइनेंस पे P2P ट्रांजैक्शन की थी तब वहाँ पे मैंने
उस कस्टमर के केवाईसी को ली थी, उनके साथ जो स्क्रीन चैट्स हुई थी उन चैट्स का स्क्रीनशॉट भी सेव करके रखा था, और जो ट्रांजैक्शन हुई थी उसका भी स्क्रीनशॉट मेरे पास था। तो मैंने वो सारे स्क्रीनशॉट उस एप्लीकेशन में अटैच करके दे दी। उसके बाद मैंने अपने बैंक मैनेजर को पूरा केस समझाया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनको एक एप्लीकेशन लिख के देने के लिए, जिसमें मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट से डेबिट फ्रीज हटा देने के लिए और बस डिस्प्यूटेड अमाउंट पर लीन रखने के लिए। मैंने अपने तरफ से डिक्लेयर कर दिया था कि मेरे और उस बायर के बीच में कोई रिलेशन नहीं था। मैंने अपने तरफ से डिक्लेयर कर दिया था कि मेरे और उस बायर के बीच में कोई रिलेशन नहीं था। मैंने बस एक ट्रांजैक्शन की थी उनके साथ, जहां पे उन्होंने मुझे पैसा दिया और मैंने उनको क्रिप्टो दी। अब ये सब मैंने प्रूफ के साथ बैंक मैनेजर को एप्लीकेशन में दे दी। मेरे तरफ से मेरे पास जितना भी इंफॉर्मेशन था मैंने अपफ्रंट मैनेजर को और पुलिस को एप्लीकेशन में लिख के दे दी। अब अगर आपका भी अकाउंट ऐसे कभी फ्रीज हो जाए या हो गया है तो इसको कैसे सॉल्व करें, इसके दो तरीके होते हैं। एक, अगर आपके कनेक्शन से तो आप उनको यूज करें, या दो, आप डायरेक्टली लीगल प्रोसीजर का यूज करें। अगर आपका ऐसा कोई कनेक्शंस ना हो तो आपको लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले आपको बैंक और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को एक ईमेल भेजना पड़ेगा, जस्ट द वे मैंने भेजा। आपको सारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स, चैट्स, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और व्हाटएवर एल्स देयर इज जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं उनको ईमेल के साथ अटैच करके देना पड़ेगा, जो आपके लिए प्रूफ हो कि आप किसी भी स्कैम में जानबूझकर शामिल नहीं थे। मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि अगर ऐसा कभी हो जाए तो ईमेल्स लिखे कैसे, तो उसी के लिए मैंने दोनों ईमेल्स के टेम्पलेट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अब ईमेल्स भेजने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एक लॉयर से आपका लीगल नोटिस भिजवाना, जिससे आप पुलिस डिपार्टमेंट से डिमांड कर सकते हैं कि आपका जो अमाउंट लीन लगाया गया है उस अमाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाए। आपका जिस अमाउंट पे लीन लगाया गया है उस अमाउंट से लीन हटाया जाए। अगर इस स्टेप में भी कुछ काम ना आए तो ये केस कोर्ट तक भी जा सकता है, जहां पे फिर फाइनली जज डिसाइड करते हैं कि आपका अमाउंट पे लीन हटाया जाएगा कि नहीं। अगर आप एक जेन्युइन ट्रेडर है तो आपका ये ट्रांजैक्शंस डेफिनेटली रियल है और लेजिट है, तो इन ट्रांजैक्शंस पे आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। बट जस्ट द इशू इज़ कि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, जहाँ पे आपका 5 to 6 months लग जाता है। पिछले 3 महीनों में मैंने बाइनेंस पे सब कुछ ट्राई कर लिया। शुरुआत तो मैंने एक पूरी बिगिनर की तरह की थी, जहाँ पे मैं बाइनेंस ओपन करता था और बाय एंड सेल करना शुरू कर देता था, बिना किसी स्क्रीनिंग के, बिना किसी केवाईसी के, कुछ भी ना करे। लेकिन धीरे धीरे बहुत मुश्किल से मुझे ये समझ में आने लगा कि सबके साथ ट्रेड नहीं करना चाहिए और ना ही आपको किसी के साथ भी बिना किसी वेरिफिकेशन के या केवाईसी के ट्रेड करना चाहिए। अब मैंने अपने P2P जर्नी में अपना फर्स्ट लेयर ऑफ स्क्रीनिंग इम्प्लीमेंट किया था, जिसमें मैंने कुछ सर्टेन स्पेसिफिक स्टेट्स के साथ डील करना बंद कर दिया था, क्योंकि उन स्टेट्स में स्कैमर्स का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हाई था। एंड अलॉन्ग विद दिस मैंने एवरी बायर से केवाईसी का डॉक्यूमेंट्स लेना स्टार्ट कर दिया, ताकि मैं उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ उनका फेस वेरीफाई कर सकूं वीडियो कॉल में। इससे मुझे ये इंश्योर हो जाता था कि इनका डॉक्यूमेंट्स और उनका फेस मैच हो रहा है। इससे ऑटोमेटिकली गारंटीड हो जाता था कि मैं कभी भी किसी भी फ्रॉडुलेंट मनी ट्रेल के लेयर 1 में ना पड़ूं, क्योंकि
कोई भी स्कैमर कभी भी अपना फेस अपना मेन एक्चुअल डॉक्यूमेंट के साथ वीडियो कॉल में नहीं दिखाएगा। अब इस P2P जर्नी में मैंने अपना सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट किया था, जिसके लिए मैंने एक पेमेंट गेटवे को परचेज कर लिया था। पेमेंट गेटवे को परचेज करने का मेरा रीज़न था कि जब एक पेमेंट गेटवे को हम यूज़ करते हैं तो पैसा डायरेक्टली बैंक से बैंक में नहीं आता है। इंस्टेड बैंक से वो पैसा जाके एक पूल अकाउंट में जमा होता है, जिससे नेक्स्ट डे उस पूल अकाउंट से मेरे अकाउंट पे पैसा सेटल होता है। लेकिन नहीं, दिस वॉज द पॉइंट जहां पे मेरे अकाउंट पे लेयर 5 पे एक डेबिट फ्रीज लगा था। सो उस समय आई रियलाइज्ड कि एवरी सिंगल लेयर ऑफ सिक्योरिटी फेल हो गया। कॉइनेज एक जेन्युइन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स का कम्युनिटी है। यहाँ पे बस क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग के लिए जो भी क्रिप्टो रिक्वायरमेंट्स होता है वो फुलफिल किया जाता है। फिर जब आपकी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड्स का प्रॉफिट कैश आउट करने का समय आता है तो उसमें भी कॉइनेज आपकी फुलफिल करता है। अगर आप भी बाइनेंस P2P के फ्रॉड्स, स्कैम्स और ये डेबिट फ्रीज एंड लीन से तंग आ गए हैं तो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक को क्लिक करें और कॉइनेज को ज्वाइन करें।